ओके ओके, चलो बातें बंद करो, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। हेलो, सब लोग पेपर कोड AW निकालो। मिला क्या सबको? है क्या आपके नोट्स में? है क्या? चलो फटाफट सवालों के जवाब दो तो। जब शेयर फॉरफिटेड किए जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है कि डेबिट किया जाता है? डेबिट किया जाता है। जब शेयर इशू किए जाते तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट होता, और शेयर जब्त जब्त किए जाते तो शेयर कैपिटल को क्या होता? डेबिट। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड, किस पे डिविडेंड पे किया जाता है पता है क्या आपको? पेड अप कैपिटल पे। AW, पेपर कोड AW जल्दी से निकालो। हाँ पता है, फिर भी रिवीजन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, क्योंकि पहले और दूसरे चैप्टर के थे, फिर भी ले लेते। फॉलोइंग शेयर्स होल्डर हैविंग वोटिंग राइट, ए वोट की कौन कर सकता है? इक्विटी वाला कि प्रेफरेंस वाला? इक्विटी वाला। इफ शेयर्स आर री इशू एट प्रीमियम, एक्सेस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। शेयर को क्या किया? प्रीमियम पे री इशू किया, तो जो एक्सेस प्रीमियम आता है वो कहां जाता है? शेयर प्रीमियम। इफ इशू ऑफ डिबेंचर एट इट फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? एट पार। डिबेंचर कंपनी के लिए डेट है कि असेट है? डेट है, सॉरी क्रेडिटर है। जो डिबेंचर सब्सक्राइब करता है, ये क्वेश्चन ही वैसे ग्रामेटिकली गलत है, और डिबेंचर इज क्रेडिटर कर, ये एक्चुअली डिबेंचर होल्डर चाहिए यहाँ पे वर्ड, और डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी। चलो आगे। डैश डिबेंचर इज दैट विच अमाउंट इज रिपेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, इसको क्या बोला जाता है? रिडीमेबल। ये 8वां यहां से लेना बाकी था अपना, बराबर है? नहीं 8 हो गए थे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। 9th क्वेश्चन देखो, डिविडेंड किस पे किया जाता है? डबल आ गया इसी क्वेश्चन में, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स पे। गुडविल क्या है रे? पहले सेमिस्टर में था। फिक्स असेट है, करंट असेट है, इंटेंजिबल असेट है कि टेंजिबल? इंटेंजिबल, वेरी गुड। अगर प्रॉफिट है 22,000, रेट ऑफ कमीशन है 10% ऑन प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कितना आएगा बोलो? क्वेश्चन कितना क्या है? प्रॉफिट है 22,000, कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच क्या? कमीशन। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, 10 है, ऐसा होता हो, रुको एक मिनट। तीन चीजें हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब ये क्वेश्चन कैसा है कि अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है, तो उसमें कमीशन 10 है, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 आता। अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 22,000 है, तो कमीशन कितना होना चाहिए? तो हमारा इसका आंसर आएगा 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। है क्या कोई ऑप्शन? कैलकुलेटर पे करो। कि अगर उनका बोलना है कि 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर 100 है, तो उस पर कमीशन दे या 10, तो कमीशन से पहले का मुनाफा 110 है, तो कमीशन का पहले का मुनाफा 22,000 है, तो कमीशन कितना होना चाहिए? बताओ तो कितना है आंसर? 2,000 है क्या? हाँ, तो अगर इस क्वेश्चन को आपने 22,000 का 10% 2,200 टिक कर दिया तो मार्क कट जाएंगे। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, लैंग्वेज है। द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है कि कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% देना है। तो मगर अगर किसी कंपनी ने 110 रुपए कमाए कमीशन देने से पहले, तो वह कमीशन कितने रुपए का देगा? 10 का। इसका मतलब कमीशन के बाद का प्रॉफिट कितना होगा उसका? 100। तो ये 100 का बराबर 10% आ गया। तो अगर कमीशन के पहले का प्रॉफिट 22,000 है, तो कमीशन कितना होना चाहिए? चलो, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एक किसी को भी एडवांस में पेमेंट करो, इसको क्या बोला जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस में दिया हुआ पैसा किसी को भी दिया जाए, इसको क्या बोला जाता है? प्रीपेड।
द एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर नेट असेट। ये मेरी बात सुनो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगाओ। ये 13 नंबर के क्वेश्चन को कितने स्टार लगाओ? 5 स्टार। ये क्वेश्चन आएगा आपको और मैं इसका लॉजिक भी बताता हूँ, यहां से ध्यान में दो। ये अभी अपन ने जो अमालगमेशन वाला चैप्टर पढ़ा उसका ये क्वेश्चन है, एक्चुअली यहीं से स्टार्ट करना था पर मैंने जानबूझ के रिवाइज करवा दिया पहले का। यहां से ध्यान, एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन पेड ओवर नेट असेट। आपको पता है हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हम उसकी कौन सी कीमत देते हैं? नेट असेट की। असेट माइनस क्या? लायबिलिटी। अब मान के चलो मैंने हल्दीराम को खरीदा, हल्दीराम एक ब्रांड है कि नहीं है ना? अब हल्दीराम को खरीदना है तो हल्दीराम का कीमत कैसे लगाऊंगा मैं? उसकी जितनी भी लैंड है, उसकी जितनी भी बिल्डिंग है, उसकी जितनी भी मशीनरी है, उसके जितने भी रेस्टोरेंट है, जो भी उसके पास बर्तन है, किचन है, असेट है, इन सब की कीमत दे दूंगा, माइनस करूंगा उसकी लायबिलिटी। तो मान के चलो हल्दीराम के सारे असेट 150 रुपए के थे। कितने के? 150। हल्दीराम पे कर्जा था 50 रुपए का, तो हल्दीराम के असेट की, नेट असेट की कीमत कितनी हुई? 100। पर हल्दीराम वाले ने मुझे बोला हाँ ठीक है, मेरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, बर्तन भांडे किचन मशीन सब कुछ 150 माइनस 50 मतलब कितने का है? 100 का। पर फिर भी मैं नहीं बेचता मेरी कंपनी खरीदनी है तो 180 रुपए दो। मेरे सारे प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 100। पर हल्दीराम बोल रहा है कि नहीं बेचूंगा 100 में, 180 रुपए देते होंगे तो दो, नहीं तो फुटो यहां से। क्यों ज्यादा मांग रहा है हल्दीराम? 80 रुपए। गुडविल, शाबाश। भाई कोई आएगा मुझे बोलेगा सर उठ जाओ यहाँ से, ये लो 50 लाख रुपए और निकलो यहाँ से, मैं तो चला जाऊंगा, मतलब प्रॉब्लम क्या? पर मैं 50 लाख में नहीं मानूंगा। वो क्या बोलेगा? सर आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका फर्नीचर, ये सब मिला के कितने की कीमत बनती? 50। मतलब 50 में तो नहीं उठता, कम से कम 1.5 करोड़ रुपया दे। फिर वो बोलेगा काय के? मतलब मैं जाऊंगा तो मेरा नाम तो यही रहेगा, दिनेश वडेरा प्रोफेशनल अकेडमी। फिर वो कोई भी आके पढ़ाएगा, बच्चे तो आने वाले हैं, क्योंकि जगह का क्या बना हुआ है? नाम। कोई नहीं बेचता अपना धंधा। अगर नाम के साथ धंधा किसी का खरीद रहे हो तो माल की कीमत मांगता है और साथ में किसकी कीमत मांगता है? वो नाम की। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा किसी को दिया जाता है वो किस चीज का पैसा है? गुडविल। अब देखो ना कितना आसान हो जाएगा। आप एक हलवाई की दुकान लगाओ, भुजिया बनाओ, मूंग दाल बनाओ, सेव बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, चिप्स बनाओ और बेचो बल्दीराम के नाम से, बिकेगा क्या? पर आपने अगर हल्दीराम का धंधा खरीद लिया तो बेचने में मेहनत करनी पड़ेगी क्या? क्यों? क्योंकि उसका क्या सेट है मार्केट में? नाम सेट। तो वो नाम के पैसे लेगा कि नहीं अपना धंधा बेचेगा तो? नहीं तो बोलेगा फिर मेरा नाम नहीं वापरने का हल्दीराम। फिर बाद में उसने बल्दीराम के फैक्ट्री पे जाके खुद का बोर्ड लगा दिया कि आज से हल्दीराम है, तो कल से लोग क्या खाना चालू करेंगे? हल्दीराम खाना चालू करेंगे। तो नाम के पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो जब एक कंपनी अपना व्यापार दूसरे कंपनी को बेचती है और उसको जो परचेस कंसिडरेशन मतलब कीमत मिलती है वो ज्यादा रहे, ओवर रहे, किससे? नेट असेट से, तो उसका एक ही कारण है, क्या है वो? गुडविल। आगे, परचेस कंसिडरेशन इज पेएबल। कैसे परचेस कंसिडरेशन दे सकते? शेयर में, कैश में, डिबेंचर में, या एनी ऑफ द अबो? एनी ऑफ द अबो। अरे हाँ कि ना? अभी पढ़ा था कि नहीं? जो मैंने 4-5 पैराग्राफ पढ़वाए थे आपसे, मैंने बोला पूरे थ्री क्वेश्चन इन 4 या 5 पैराग्राफ पे ही आएंगे। अगला, बोथ ऑफ द ओल्ड कंपनीज विल नॉट एग्जिट। देख नई भी दो कंपनी है, ए भी है बी भी है। ए भी नहीं रहेगी, दो बी भी नहीं रहेगी, नई कंपनी बन जाएगी, कौन सी? सी। ये किस में होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, एब्जॉर्प्शन में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, क्या अमालगमेशन? एक कंपनी पूरी तरह खत्म कहां हो जाती है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या करती है? कोई एक कंपनी, यानी तो बी ने ए को खरीद लिया, या ए ने बी को खरीद लिया, या सी नाम की कंपनी ने ए को भी एब्जॉर्ब कर लिया और किसको एब्जॉर्ब कर लिया? बी को। तो ना ए रहेगी ना बी रहेगी, नई कंपनी बनेगी, क्या? सी नाम की। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 16, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन द वेंडर कंपनी ट्रांसफर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू। जब अमालगमेशन होता है दो कंपनी क्या होता है? एक बनता है। वेंडर कंपनी जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रांसफर, कोई भी एक्सपेंस हो, सुनो, कोई भी एक्सपेंस हो, सारे एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है, वैसे तो रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस हो, सारे एक्सपेंसेस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन। वैसे तो ये कोई गलत नहीं, कुछ नहीं, जैसे एक कंपनी बंद हो रही है, अपनी कंपनी तो अपन बेच दिए ना, तो अपन बेचते तो अपने अपने सारे असेट भी चले जाएंगे, अपनी सारी क्या चली जाएगी? लायबिलिटी भी। तो सारे असेट सारे लायबिलिटी जो जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, हर चीज को एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियलाइजेशन। अब भाई मैं, मेरा बिजनेस है, मेरी बैलेंस शीट है, मेरा पीएनएल है, आज मेरा बिजनेस बिक रहा है, इसका मालिक आज मैं था, कल कोई
और बनेगा। तो फिर इस धंधे को तो बंद करना पड़ेगा। धंधे को बंद नहीं करना है, ऑफिस वही रहेगा, लाइट पंखे फर्नीचर सब अपनी जगह रहेंगे, बुक्स बंद करने को। और बुक्स बंद करते हो क्या करते, बैलेंस शीट में जो जो रहता है ये सब जीरो कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हो गया भाई सारा डब्बा गुल। सब कुछ कहां ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन। यही है अकाउंटिंग इसकी। पर ये अकाउंटिंग कैसे जमेगी आगे देखते हैं, पहले थ्योरेटिकल तो कर लेते हैं, आगे देखते हैं। गिरीश कंपनी का बैलेंस शीट में फिक्स असेट है 2,46,500, 2,46,500। एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट इज 15% लेस देन कौन सा वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इतनी असेट की कितनी रहेगी, तो आप क्या करो, गिरीश कंपनी की बैलेंस शीट फिक्स असेट दिखा रही थी 2,46,500, एब्जॉर्प्शन में नेट असेट इज 15% लेस देन कौन सा वैल्यू, मार्केट। अच्छा सुनो, अगर किसी चीज की मार्केट वैल्यू 100 है तो बैलेंस शीट में कितने में दिख रही है वो, 85 में दिख रही है। अरे हाँ कि ना, अगर किसी चीज की मार्केट वैल्यू 100 है तो बैलेंस शीट में कितने में दिख रही है, 85 में। सवाल पूछा है कि अगर बैलेंस शीट में वो 2,46,500 का है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू के नीचे मार्केट वैल्यू और बैलेंस शीट के नीचे बैलेंस शीट। अब भैया बैलेंस शीट में जो चीजें दिखती है वो मार्केट वैल्यू पे दिखती है क्या, नहीं, वो जितने में खरीदी उतने में दिखती है। अगर मैंने ये लैपटॉप 60,000 का खरीदा है तो बैलेंस शीट में कितने में दिखेगा, 60 में। हो सकता है मार्केट में कोई उसको 30,000 भी ना दे। और मेरी लैंड अगर मेरे बैलेंस शीट में 2 लाख की दिख रही है तो हो सकता है मार्केट में 2 करोड़ की भी हो सकती है, क्योंकि मैंने किसी जमाने में कितने में खरीदी थी, 2 लाख में। तो सवाल क्या है कि गिरीश कंपनी का बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 2,46,500 के। जब एब्जॉर्प्शन हुआ मतलब दूसरे किसी कंपनी ने इसको खरीदा तो उसके जो नेट असेट है वो 15% कम थे, किससे, मार्केट वैल्यू से। तो अगर मार्केट वैल्यू 100 है तो बैलेंस शीट में 85 में दिख रहे हैं, बैलेंस शीट में 246,500 में दिख रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 246,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या, 85। उठाओ कैलकुलेटर और दो आंसर। बताना भाई आंसर, 2,46,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 85। 2 लाख कितना, 90, एंड इट इज अ करेक्ट आंसर। ये दो क्वेश्चन बड़े अच्छे आए थे, सुनो लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। एक ये वाला प्रॉफिट वाला, पहले का प्रॉफिट अगर 110 है तो कमीशन 10 है, तो बाद का प्रॉफिट 100 है, तो पहले का प्रॉफिट 22,000 है तो कमीशन कितना होना चाहिए। और दूसरा ये मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट, मार्केट वैल्यू 100 है तो बैलेंस शीट में 85 में दिखता, बैलेंस शीट में 246,500 है तो मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको करते आने चाहिए, 1 मार्क का ही क्वेश्चन। समझे क्या, चला पुढे। ए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, व्हाट इज रियलाइजेशन। तो जब कोई कंपनी बिकती है तो अपने बैलेंस शीट में जो जो है वो सब कुछ कहां ट्रांसफर करता है, रियलाइजेशन में। मतलब मेरे असेट भी चले गए और मेरी क्या चली गई, लायबिलिटी में। उसके बाद हो सकता है कि मेरे बैलेंस शीट में मेरे असेट जो थे वो 100 रुपए के थे और सामने वाली कंपनी ने मुझे 110 में खरीदा, तो कंपनी बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। ये भी हो सकता है कि मेरे बैलेंस शीट में मेरे असेट 100 के थे और मेरी कंपनी बेच के मेरे हाथ में जो आए वो 90 रुपए आए, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। अब मुझे बताओ, एक कंपनी बिकेगी तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा वो किसका है, प्रॉफिट लॉस किसका रहता कंपनी में, मालिकों का। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट आया, मतलब हमारी कंपनी को बेचने के बाद अगर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट कब होगा, अगर मेरे कंपनी में मेरे एसेट की कीमत 100 थी और मेरी जब कंपनी बिकी तो बदले में मुझे 110 रुपए आए, तो मेरा तो 10 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। या मेरी कंपनी में अगर 100 रुपए की मेरी कंपनी की असेट की वैल्यू थी, जो मैंने सब लैंड बिल्डिंग कैपिटल जो भी था, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सब रियलाइजेशन में डाला और वो 100 के बदले मुझे 90 रुपए आए, तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। अब आपने तो हमेशा ये एक चीज सीखी है, चाहे धंधे का प्रॉफिट हो या लॉस हो, है किसका, उसके मालिकों का। और कंपनी के मालिक कौन रहते हैं, शेयर होल्डर। तो सवाल एकदम आसान था, प्रॉफिट हो या लॉस हो रियलाइजेशन पे जाता किसके घर पे, तो शेयर होल्डर मतलब मालिकों का। आपने आपका बिजनेस था, आपने बेच दिया, सवाल था कि बिजनेस को बेच के अगर प्रॉफिट हुआ, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट मतलब बिजनेस को बेच के होने वाला प्रॉफिट। अगला है द प्रोसेस इन विच वन कंपनी टेक्स ओवर अदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है। टेक ओवर करने को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन की, अमालगमेशन की, रिकंस्ट्रक्शन की, नन ऑफ दिस, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। एक कंपनी दूसरे कंपनी को पूरा का पूरा निगल लिया, टेक ओवर कर लिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ
एब्जॉर्प्शन। और दो कंपनियां एक हुई तो इसको क्या बोला जाता फिर? अमालगमेशन। एक कंपनी ने दूसरे को पूरी तरह खरीद लिया तो वो एब्जॉर्प्शन है, और दो कंपनियां एक हो गई तो इसको क्या बोला जाता है? अमालगमेशन। इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ कंपनी लायबिलिटीज टेकन ओवर मींस ओनली, अच्छा बेटा, अगर कोई कंपनी एक कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है, खरीद रही है, तो लायबिलिटी मतलब कौन सी लायबिलिटी ले रही है? इंटरनल लायबिलिटी के एक्सटर्नल लायबिलिटी? ओनली एक्सटर्नल, क्योंकि भाई बैलेंस शीट में है, आपका कैपिटल भी तो क्या है? एक प्रकार से लायबिलिटी है, और आपके डिबेंचर, आपके क्रेडिटर, ये भी क्या है? लायबिलिटी। सामने वाला खरीद रहा है तो कौन सी लायबिलिटी ले रहा है? एक्सटर्नल लायबिलिटी ले रहा है, इंटरनल लायबिलिटी लेता नहीं है। बात समझ में आई? इसको मार्क करो। अब आ जाओ देखते हैं इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन कैसा पूछा गया। तो इसमें 4 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो ये रहा। इसमें चौथे में क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड आउट ये व्हाट इज अमालगमेशन और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? नोट्स में दिए है आपको। अरे नोट्स में लिखा हुआ है कि अमालगमेशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। थोड़ा बहुत गूगल भी करके पढ़ा तो भी ये क्वेश्चन का थ्योरी क्वेश्चन लिखा जा सकता है। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? दूसरा जो 5वां क्वेश्चन आया था वो भी थ्योरी क्वेश्चन पे अभी फोकस करना है 4 मार्क के लिए। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्या? अमालगमेशन। इसी नोट्स में आगे जाओगे तो आपको एब्जॉर्प्शन और अमालगमेशन का क्या मिलेगा? थ्योरी का डिफरेंस भी मिलेगा। पढ़ा था अपन। ये देखो, अगर इस तरह से आपने 4-4 मार्क भी यहाँ पे लिखा ना, नहीं कुछ थोड़ा भी अच्छा लिखा, तो 4 के बदले कितने मिलेंगे? 3। अब प्रैक्टिकल बता देता हूं मैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। एमएन कंपनी एंड एलएम कंपनी डिसाइडेड टू अमालगमेट फ्रॉम न्यू कंपनी एमएनसी लिमिटेड। एक एमएन कंपनी है, एक एलएम कंपनी है, दोनों ने तय किया एक हो जाते और नई कंपनी बनाते। कौन सी? एनएमसी। टेक ओवर देयर बिजनेस, और इसकी बैलेंस शीट थी। ऑन द डेट ऑफ अमलगेमेशन बैलेंस शीट ऑफ एमएन कंपनी इज एट अंडर। शेयर कैपिटल थे, डिवेंचर थे, ट्रेड क्रेडिटर थे, रिजर्व फंड था, लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट था, डेटर था, कैश बैंक था। एमएन कंपनी एग्री टू गिव एमएन कंपनी परचेस कंसिडरेशन एज अंडर। पहला, एमएन कंपनी ने बोला कि हम देंगे सफिशिएंट नंबर ऑफ कैश फॉर रिडम्पशन ऑफ अ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? 5। मतलब ये जो तुम्हारा कर्जा है, ये 1 लाख के जगह पे इसकी कीमत कितनी लगाएंगे हम? 1,05,000। बराबर है? एमएन कंपनी टू एक्सेप्ट लायबिलिटी ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स इन फुल। तो ये क्रेडिटर्स 30,000 के हम पूरे कितने में ले रहे हैं? 30। रिजर्व फंड नहीं कोई खरीदता क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल भी कोई नहीं खरीदता क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में डिबेंचर की कीमत 1,05,000 और क्रेडिटर्स की कीमत कितनी? 30,000। फिर क्या आया? एमएन कंपनी टू गिव 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 8 एंड ₹7 इन कैश फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ कौन सा कंपनी? एमएन कंपनी। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। आपको क्या निकालना है इसमें? परचेस। आओ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं, और ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। एक परचेस कंसिडरेशन का क्वेश्चन, 2 परचेस कंसिडरेशन के क्वेश्चन अपन ने कहां से किए थे? नोट्स में से किए थे। अरे हाँ कि ना? अब इसमें बड़ा आसान है। देखो, मेरे 20,000 शेयर्स है, एक इसका आंसर एक ही लाइन का है। सुनो मेरी बात, मेरे पास शेयर कितने हैं? 20,000। ये क्या बोले? एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 5 है और मार्केट वैल्यू 8 है, और 7 रुपए कैश में देंगे। मतलब एक एक शेयर को 8 रुपए का शेयर और 7 रुपए कैश में, मतलब कितने रुपए मिलेंगे बेटा? 15। और मेरे शेयर्स कितने हैं? 20,000। तो मेरा परचेस कंसिडरेशन हो गया 15 गुणिला कितना? 20,000। चलो मैं लिखाता हूं पेपर कोड AW। सेमिस्टर पैटर्न, क्वेश्चन सेक्शन डी का क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एमएन लिमिटेड इज इक्वल टू 20,000। कंसिडरेशन पर शेयर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्लस ₹7। एक एक शेयर की मार्केट प्राइस है 8 रुपया और कैश देंगे साथ में, मतलब एक एक शेयर को देंगे कितना रुपया? 15 रुपया। एंड देयरफॉर टोटल परचेस कंसिडरेशन मेरे जो 20,000 शेयर्स है, इनको एक एक शेयर होल्डर को 15 रुपए की वैल्यू की पैसे मिलेगी। 20,000 गुणिला 15, मतलब परचेस कंसिडरेशन हो गया 3 लाख। मेरी कंपनी बिक रही है 3 लाख में, मेरे एक शेयर होल्डर को 15 रुपए की वर्थ मिलेगी। 8 रुपए का शेयर और 7 रुपए की कैश। हो गया।
जो शेयर होल्डर को मिलता है उसी को परचेस कंसिडरेशन बोला जाता है, जो डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है उसको परचेस कंसिडरेशन बोला जाता नहीं है। हम्म, ओके, अब यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इन्होंने क्या बोला, हम आपकी कंपनी खरीदते, आप पे कर्जा है वो भी दे दो। अमाउंट पेड फॉर डिबेंचर होल्डर्स, वैसे डिबेंचर होल्डर का 1 लाख रुपए कर्जा था, इसको बोलते 5% पे रिडीम करने के लिए 1,05,000 हम आपको और देते हैं। अब मुझे बताओ, आप आपकी कंपनी बेच रहे हो, आपके डिबेंचर आपकी लायबिलिटी है, और जो आपको खरीद रहा है वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे शेयर होल्डर को भी देंगे 3 लाख रुपए, और साथ में तुम्हारा कर्जा फिटाने के लिए तुमको कितना रुपया देंगे, 1,05,000। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एमएन कंपनी गिव टू एमएन कंपनी लिमिटेड, वही कितना खराब पेपर निकाला, एमएन कंपनी दे रही है किसको, एमएन को। पूरा क्वेश्चन ही बकवास है, पर खैर जाने दो। ये जो मेरे पे कर्जा है ना 1 लाख का, इसको भी 5% पे रिडीम कर लो बोलते, तो आप मुझे बताओ, अगर मेरे पे कर्जा है, कोई मुझे भी पैसे दे रहा है और मेरे कर्जे फिटाने के लिए भी पैसे दे रहा है, तो मेरा कीमत हुई कि नहीं हुई, हुई ना, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। हेंस टोटल पीसी बोलते हैं इसको, पीसी मतलब क्या, परचेस कंसिडरेशन 3 लाख प्लस 1,05,000, मतलब 4,05,000 में मेरी कंपनी बिक गई। वैसे भी स्टिल आई विल एडवाइस यू कि प्रैक्टिकल पे ना जाते हुए किस पे जाओ, किस पे जाओ, हाँ, एक है इसमें 4 में से 4 मिलेंगे, पर वहां पे भी 3 लाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हो गया क्या लिखना, इसमें लॉजिकली बहुत सोचना पड़ता, ये जो टॉपिक है ना, कौन सा, अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन, इसकी अकाउंटिंग वैसे थंब रूल से भी नहीं होती कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट किया और क्या हो गई इसकी अकाउंटिंग हो गई, या ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता, हर क्वेश्चन को लॉजिकली और अलग एंगल से देखना पड़ता, और उसके बाद ही उसकी क्या प्रॉपर कर सकते हैं अकाउंटिंग। पर स्टिल परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना एक आसान पार्ट है इस टॉपिक में, जो किया जा सकता है, और किया तो मार्क्स भी मिल सकते हैं। वैसे देखा दिखाया क्वेश्चन रहा तो अटेम्प्ट करो, नहीं तो थ्योरी लिखने में कोई बुराई नहीं है। फिर इसमें और दो कंपनी है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, और दूसरा कौन सा है, वाई। शेयर कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। ये शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड है, एक्स ने किसके शेयर खरीद के रखे पहले से ही, वाई के, आपस में पहले ही इनके शेयर है। वाई लिमिटेड ने अब्सॉर्ब किया, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम 2 पर शेयर, पास द जर्नल एंट्री, भूल जाओ इसको, फॉरगेट इट। इसको बोलते क्रॉस होल्डिंग। क्या बोला जाता है इसको, क्रॉस होल्डिंग। एक कंपनी दूसरे कंपनी को तो खरीद रही है, और दूसरे कंपनी के बाद पहले कंपनी के पहले से ही क्या है, शेयर है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन माने जाते हैं एब्जॉर्प्शन के, मोस्ट क्रिटिकल। मतलब यहां तक कि आईसीआई ने सीए इंटरमीडिएट की लेवल से भी इसको निकाल दिया, इसको रखा है सिर्फ किसके लिए, सीए फाइनल लेवल के लिए। तो है दिखने में छोटा सा क्वेश्चन, पर करते बैठोगे ना तो हालत खराब हो जाती है। और सिर्फ करने में भी कुछ नहीं है, आंसर इसका 4-5 लाइन का ही आता है। जर्नल एंट्री है, 4 जर्नल एंट्री पास होती है इसकी, बट मैं रटा दूंगा, आप रट लोगे, पर उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझ में आ गया। सुनो, एक कंपनी दूसरे को खरीद रही है, यहां तक ठीक है, पहले ही एक कंपनी ने दूसरे के क्या अपने पास लेके रखे हैं, कुछ शेयर, फिर वो सब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट गो इनटू दैट। सेक्शन सी में देखो क्या दिखता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और क्या, परचेस। ये तो मैंने रट गला चीख फाड़ फाड़ के समझाया आपको, और बोला था ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, कितने मार्क के लिए। तो एक्सपेक्ट करो इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाला है, और कुछ बनता ही नहीं इस पे, ये क्वेश्चन पूछना ही पड़ता, अगर उनको क्या पूछना है,
8 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन। तो ये एक ही क्वेश्चन है जो 8 मार्क के लिए बनता, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या, परचेज। इसकी 5 कंडीशन को बहुत ध्यान से क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। फिर स्टार कंपनी एंड मून कंपनी डिसाइडेड टू अमालगमेट फॉर्म अ न्यू कंपनी सनराइज कंपनी। एक है स्टार कंपनी, एक है मून कंपनी, दोनों ने डिसाइड किया कि एक नई कंपनी बनाएंगे, कौन सी, सनलाइट कंपनी। तो यार लॉट ऑफ एडजस्टमेंट दो, इसको भी छोड़ दो, ये मत जाओ, इस भानगढ़ में मत जाओ, ये सब जर्नल एंट्री का है, नॉट दैट इजी पार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर भी आई विल नॉट रिकमेंड कि जिसके बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं उसमें जाना नहीं चाहिए। फिर इसके और में देखो 8 मार्क का क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, उसके इंपॉर्टेंस और क्या स्टेट करो, फीचर। वैसे देखा जाए तो सेम क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा और सेम क्वेश्चन कितने के लिए पूछा, क्या फर्क पड़ता फिर धड़ाधड़ लिखने में, कार्बन रखने का नीचे और एक साथ 2 पन्नों पे सेम सेम आंसर लिखने। पर ठीक है, ये क्वेश्चन वो पूछेंगे, 100% पूछेंगे। ये जो रूटीन क्वेश्चन है इसके बिना इनका पेपर पूरा होता ही नहीं, तो दे विल डेफिनेटली आस्क। ये था पेपर कोड AW, एक पेपर और लेता और तुम्हारा सिलेबस खत्म करता। एवी पेपर पे हो गया। आप क्या 5 ही चैप्टर तो इसमें से 3 डिटेल में किए, 2 क्वेश्चन की थ्योरी थी। अबे पर तुम लोगों को इनकम टैक्स पढ़ना पड़ता है, इतना बता देता। इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है दैट यू शुड एटलीस्ट ज्वाइन ट्यूशन समझो। चलो ये क्वेश्चन रिपीट आया, जब फिर से पूरी रिवीजन करवाता, जल्दी से देखो। जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल को ए डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? हा? ये पेपर तुम्हारे पास उस दिन व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने, कौन सा, एवी, प्रिंट में नहीं होगा शायद। किसी ने किया क्या प्रिंट? तूने किया ना? ये एक अकेली लड़की सीरियस है, मजाक नहीं। बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं। उसको चिंता थी तो वो गई अपना व्हाट्सएप लेके, बोला उसने भैया व्हाट्सएप पे एक फोटो ये है क्या पेपर, इसकी क्या चाहिए, जेरॉक्स चाहिए। और तुम लोगों को तो ये याद तक नहीं कि ये पेपर कहां भेजा था मैंने। वैसे मेरी वेबसाइट पे वहां से भी डाउनलोड कर लो। जाने दो, इसके सवालों के जवाब दो। 12 13वां, ऑन अमालगमेशन फिक्टिशियस असेट ऑफ अ वेंडर कंपनी कहां चले जाते हैं? सुनो सुनो, कोई भी वो असेट, ये सब कौन से अकाउंट में जाते हैं बताओ? खर्चे, फिक्टिशियस असेट, यहां पे 2 ऑप्शन हो सकते थे। एक ऑप्शन हो सकता था रियलाइजेशन अकाउंट, वैसे भी रियलाइजेशन में डालो, वहां से सब निकल के प्रॉफिट या लॉस कहां जाता है? शेयर होल्डर। तो ये जो फिक्टिशियस असेट है ये कोई एक्चुअल में असेट है नहीं, इसको कोई खरीदता नहीं है, ये शेयर होल्डर का ही लॉस है, शेयर होल्डर ही भुगतते हैं। ऑन अमलगमेशन असेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ वेंडर कंपनी इज ट्रांसफर टू, बोलो अभी अभी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता? रियलाइजेशन। इन अमलगमेशन ऑफ 2 कंपनीज बोथ कंपनीज लूज देयर एग्जिस्टेंस, बोथ कंपनी कंटिन्यू, एनी ऑन कंटिन्यू, नन ऑफ दिस, बोलो। हाँ, बोथ कंपनी लूज देयर एग्जिस्ट, अमालगमेशन हुआ ना, ए थी बी थी, ए खत्म बी खत्म, नई कंपनी बनी कौन सी? ए बी। हाँ, ए थी बी थी, ए खत्म बी ने ए को ले लिया, तो उसको क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन। बराबर है ना? अमालगमेशन मतलब दोनों एक जगह पे जाके चले गए। आगे जैसे वोडाफोन थी, आइडिया थी, अब ना तो वोडाफोन है ना तो आइडिया है, अब क्या है? दोनों का क्या हुआ मतलब? अमालगमेशन। अगला, नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व, नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व क्या बोला जाता है इसको? कैसा सवाल है एक्चुअली ये, क्वेश्चन टेक्निकली रॉन्ग ट्रीट हुआ। वो होना चाहिए टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है क्या? परचेज कंसिडरेशन। हे भगवान, नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व, मेरे को भी सोचना पड़ेगा इस सवाल का जवाब। इसको जान दो, ये क्वेश्चन ही सही नहीं, पता मैं क्या आंसर दूं इसका, बाद में बता, भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। When one of the existing company takes over the business of another company or companies, इसको क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन। एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो कंपनी बनी रहेगी, उसने पूरा बिजनेस ले लिया दूसरे कंपनियों।
If the market price of a share to be given for purchase consideration at the time of absorption, नहीं, फेयर वैल्यू। किसी भी कंपनी के एक, मान के चलो एक शेयर एक कंपनी ने 10 रुपए में इशू किया था। कितने में इशू किया था? 10। फिर उन कंपनी ने बहुत मेहनत की, बहुत मुनाफा कमाया, तो बुक में तो वो शेयर आज भी कितने का दिखेगा? 10। पर एक्चुअल में उस शेयर की कीमत 110 रुपए। तो क्या वो कंपनी अपनी 10 रुपए में बेच देगा क्या शेयर? कभी नहीं देगा। वो कितने डिमांड करेगा? 110। उसी को मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू बोला जाता है। फेयर वैल्यू का ही दूसरा नाम है मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू। परचेस कंसिडरेशन कैसे देते हैं? रिपीट आया क्वेश्चन, शेयर में, डिबेंचर में, कैश में, कि कुछ भी दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हैं। जीएनडी लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन 1,23,500, नेट असेट है 45,600। देन गुडविल कितना रहेगा? गुडविल मतलब क्या? ज्यादा पैसे दे रहा, पैसे दे रहा 1,23,450 और प्रॉपर्टी खरीद रहा कितने की? 45। तो गुडविल कितना? करो ना, कैलकुलेटर उठाओ, 1,23,450 माइनस 45,680। 45,680 की चीज 1,23,450 में खरीदी, मतलब ज्यादा पैसे दिए, वो गुडविल है। कितना पैसा ज्यादा दिया? बोलना। 77। अब कितने भयाड़े ये लोग ऑप्शन। अच्छा ये गुडविल है, गुडविल है। अब सुनो, पैसे ज्यादा दिए तो उसको गुडविल बोलते। एक बात इंपॉर्टेंट मार्क करो, यहां पे लिख लो, पैसे ज्यादा दिए तो गुडविल। अगर किसी को खरीदा हमने और ज्यादा पैसे दिए तो इसको क्या बोलते? गुडविल। और पैसे कम दिए तो इसको बोलते कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो ये भी तो हो सकता है ना, एखादे व्यक्ति की प्रॉपर्टी 10,000 की है, मैंने उसकी कंपनी खरीद रही है 8,000 रुपए में। अब कोई क्यों बेचेगा अपनी 10,000 की प्रॉपर्टी को 8 में? क्योंकि उसका नाम पहले से ही डूबा हुआ है। उसका नाम पहले से ही क्या है? डूबा हुआ है। तो पैसे कम दिए तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते, ज्यादा दिए तो उसको क्या बोलते? गुडविल। यहां ज्यादा दिए कि कम दिए? पीसी कितना है? 1,23,000। असेट की कीमत कितनी है? 45,000। ज्यादा दिए इसलिए वो क्या है? गुडविल है। कम दिए रहते तो उसको क्या बोलते? कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन बाबा इलायची का है, पढ़ लेना तुम, बाबा कंपनी। अच्छा, अगला है व्हाट आर द मेथड यूज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्या? परचेस कंसिडर। तीन मेथड बताई थी मैंने, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, नेट असेट मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। अरे उस दिन पढ़ाया था थ्योरी में, पाठ करके जाओ, लिखो कितने मार्क के लिए? 4। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, छोड़ दो, ये सब कुछ काम का नहीं है, नहीं किया तो भी चलता। इसका भी थ्योरी आया था, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या? ऑब्जर्प्शन। इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क करो, रट लो। कुछ नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन में 4-5 टाइप के थ्योरी क्वेश्चन बनते, घुमा घुमा के वही पूछेंगे, घुमा घुमा के वही पूछेंगे। नहीं नहीं चलो एंड करना है मेरे को, बहुत काम है बाकी दूसरा। नहीं वैसे करने को तुम्हारे पास क्वेश्चन सेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, एनुअल के, शेयर के, इसके, और नोट्स भी बेचे। वो नोट्स में से प्रैक्टिस करो घर बैठ के, डाउट आए तो आओ पूछने, कभी भी आओ, एक आधा सेशन ले लेंगे लगे डाउट के लिए। और डाउट कब आएंगे? डिफाइन द अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ क्या? परचेज। फिर कितने मार्क के लिए है? अब मैंने बोला ना, जितनी थ्योरी को तुमको 4-5 पढ़ने की थ्योरी दी है, उस पे क्वेश्चन आएंगे और उसी पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, पर इशू ऑफ शेयर अच्छे से करना पड़ेगा, इशू री इशू फॉर फ्यूचर, डिबेंचर अच्छे से करना पड़ेगा, और फाइनल अकाउंट अच्छे से करना पड़ेगा। फिर इसमें 8 में 6 और 4 में 3, इस तरीका का गेसिंग करोगे तो 80 में से कम 70-75 मार्क आते आते बहुत होते नहीं। देख एमसीक्यू में तो 20 में से 20 मिलते अगर सब कुछ सही गया तो। बाकी पहले वाले 4 मार्क में दूसरे क्वेश्चन के 4 मार्क और तीसरे क्वेश्चन के 4 मार्क आराम से मिलते, काय के? इशू ऑफ शेयर्स के, इशू ऑफ डिबेंचर्स के और फाइनल अकाउंट के, और इसके 8-8 भी मिलते। फिर रहा दूसरा थ्योरी, उस 4 में से 3, उसमें 4 में से 3, 8 में से 6, 8 में से 6 बनते ना यार, अच्छे मार्क बनते ना मेरे हिसाब से तो। एक
और 2 3 और 3 6 मार्क कट्टे, तो 74 मार्क्स तो सबको आने चाहिए। कितने में से? 80 में से। अबे आते यार, जितना प्लानिंग बता रहा हूं ना उतना करो तो आते। अब कुछ भी सीरियसनेस नहीं हो। अब नसीब खराब रहा और ऐसे 8 मार्क के और में 8 मार्क का प्रैक्टिकल आ गया, 8 और कम घटा लो। 74 माइनस 8 तो भी 66 मार्क्स मिलते। नहीं बहुत नहीं, सिर्फ इसमें चांस क्या है, एमसीक्यू में पूरे कितने मिलने चाहिए? 20। पहले चैप्टर में 4 मार्क में से 4, वो प्रैक्टिकली करने का, उसका थ्योरी अटेम्प्ट करने का नहीं चाहे प्रैक्टिकल तो फिर थ्योरी में पूछते राइट अ फॉर्मेट ऑफ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट अ डेफिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड प्रीफरेंस, वो पूरी थ्योरी नोट आपको भेजी है मैंने, जितनी पढ़नी है पढ़ लो। दूसरे क्वेश्चन में 4 मार्क मिलते, तीसरे में भी क्या मिलते? 4। अब बड़े अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है तो उसमें 8 एक्सपेक्ट कर सकते हो और 8 में से 8 मिलते, कोई विशेष कठिन काम नहीं है। बड़ा शेयर का क्वेश्चन और बड़ा डिबेंचर, ये तो पक्के है रे, ये कहीं नहीं जाते, पहला दूसरा और तीसरा। थोड़ा सा चांस कहां लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी 4 में तो थ्योरी पकड़ में आ ही जाती 4 मार्क की। अब 5 में अगर नसीब ही बहुत खराब रहा तुम्हारा, हमेशा की तरह जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है तुम्हारी पैदा होने से, तो फिर तुमको ऐसा पेपर मिलेगा 8 मार्क के प्रैक्टिकल के और में क्या प्रैक्टिकल। ये एक्चुअली जर्नल एंट्रीज है, रियली कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, तो इसका प्रेशर लेने से अच्छा है इतने एफर्ट दूसरे सब्जेक्ट पे और दूसरे विषय पे लगाओ, उसमें ज्यादा फायदा है। नहीं तो ये दो एक क्वेश्चन 8 मार्क का सॉल्व करने में इतनी मेहनत लगेगी कि बाकी पूरी पढ़ाई एक जगह रह जाएगी, एंड दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्लान। प्लान स्मार्ट प्लान होना चाहिए। 8 मार्क का ही सवाल है ना, दाव पे कितने मार्क लगे? 8। फिर अपना पूरा 80% कॉन्सेंट्रेशन 8 मार्क पे दो और बचे हुए आपके 400 मार्क पे आप आपका 20% कॉन्सेंट्रेशन करो, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो बाकी के थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ो, जो क्वेश्चन पेपर मैंने एनुअल के दिए हैं उसको अच्छे से क्या करो, सॉल्व करो। उसमें डाउट आए, अब डाउट आएंगे, मैं जानबूझ के इसलिए नहीं दिया कि मैं चाहता हूं तुम लोग करो, करोगे तो मेरे को फोन करोगे कि सर यहाँ डाउट है, 1 2 3 लेक्चर तो भी ले लो, कम से कम इतने डाउट क्या करो हमारे दूर करो। तो उस दिन मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के सबका एक रिवीजन सेशन लूंगा। पर ये डाउट तब आएंगे जब क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और थ्योरी अच्छे से रट के जाओ सभी चैप्टर की। जहां भी प्रैक्टिकल ने धोखा दिया, किसके भरोसे पे निकलता पेपर, थ्योरी के भरोसे पे निकल। ठीक है, चलो देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पेपर कब है?